आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सत्ताईस अगस्त है आज और ये आज तक रेडियो पर शाम का न्यूज एनालिसिस दिन भर है। मैं हूं अमन गुप्ता। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की आज 41वीं बैठक हुई। बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका। बात शुरू हुई कोविड की वजह से जीएसटी कलेक्शन इस बार कम रहा। फिर राज्यों को दिए जाने वाले कंपनसेशन यानी बकाया भुगतान पर चर्चा हुई। इस दौरान राज्यों का रुख और केंद्र की ओर से दिए गए ऑप्शंस क्या हैं, उस पर बात होगी। नेपाल द्वारा नक्शा विवाद खड़ा किए जाने के बाद भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक रिश्तों में दरार पड़ गई। लेकिन क्या दोनों मुल्कों के बीच रहने वाले लोगों में भी दूरियां बढ़ गई हैं? कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में क्या परिस्थितियां हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर जैसे हालात हैं वैसे 1962 के बाद अब तक नहीं हुए, ये कहना है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का। भारी संख्या में भारतीय और चीनी फौजें एक दूसरे के सामने हैं, यानी अब तक हुई बातचीत का बहुत फर्क नहीं पड़ा है। कुछ इलाकों में भले ही चीन पीछे हटा है, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में वो कुंडली मारकर बैठा है। अब आगे क्या हो सकता है और क्यों बातचीत सिर्फ बातचीत तक सीमित रह जा रही है, ये सब। लेकिन सबसे पहले सुनिए हेडलाइंस। आज जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई। 5 घंटे के मंथन के बाद जीएसटी के मुआवजे पर 2 विकल्प दिए गए हैं। एक ये कि केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर RBI से उधार लिया जाए। राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया है। कई VVIP इसकी चपेट में आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद जुगल किशोर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि सीएम कार्यालय में तैनात 9 अधिकारी कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। इनसे संपर्क में आए सभी स्टाफ का सैंपल लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में विचार जारी है कि SC ST OBC के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए कैटेगरी बनाई जाए। मामले पर विचार के लिए 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच गठित करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर दावे वाली एक याचिका खारिज कर दी है। सैनिटाइजर और अन्य स्वास्थ्य रक्षक सामान बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट में अपनी दलील साबित करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका में टिकटॉक पर बैन होने की बात चल रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि या तो कंपनी अपना अमेरिकी बिजनेस बेचे या फिर एप्लीकेशन बैन की जाएगी। केविन को 4 महीने पहले ही टिकटॉक का CEO बनाया गया था। इससे पहले वो डिज्नी में टॉप एग्जीक्यूटिव थे। आज तक रेडियो पर दिन भर सुन रहे हैं आप। मैं हूं अमन गुप्ता। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस बैठक में राज्यों को जीएसटी राजस्व में हुए नुकसान पर चर्चा हुई। विपक्षी पार्टियों की सरकारों वाले राज्यों ने अपना पक्ष रखने के लिए एक खास रणनीति बनाई थी। इन राज्यों का तर्क है कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करे, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं दिखी। आज तक रेडियो की संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल इस बैठक को कवर कर रही थी। मैंने बैठक में क्या हुआ ये जानने के लिए उनसे बात की और सबसे पहले पूछा कि राज्यों को जीएसटी राजस्व नुकसान का ये मुद्दा है क्या। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी वो 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक चली और फाइनेंस मिनिस्टर का वो मीटिंग के बाद बाहर आने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये 4 साढ़े 4 जो घंटे थे इसमें सिर्फ बात यही हुई है कि स्टेट को कॉम्पनसेशन कैसे पे किया जाए। अब जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि काउंसिल जो है वो अगले 1 से 2 दिन के अंदर एक डिटेल्ड नोट सारी स्टेट्स को भेजेगी। उस डिटेल्ड नोट में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे स्टेट्स को और स्टेट्स ने कहा है कि जब उन्हें नोट मिल जाएगा उसके बाद 7 वर्किंग डेज उन्हें चाहिए होंगे वो नोट को स्टडी करने के लिए और उसके बाद स्टेट्स चुनेंगे कि जो 2 ऑप्शन उनको दिए जा रहे हैं उनमें से वो कुछ चुनेंगे या वो किसी तीसरे ऑप्शन की फिर मांग रखेंगे। ऐश्वर्या, विपक्ष की सरकारों वाले राज्य जीएसटी नुकसान की केंद्र सरकार से भरपाई की मांग पर अड़े हुए थे। आज इन राज्यों का रुख कैसा रहा मीटिंग के दौरान?
देखिए, जो अगर हम बात करें ऑपोजिशन पार्टीज की, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, ये सभी लोग ये कह रहे थे कि पिछले 4 महीने से इनको जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो है वो दिया नहीं गया है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको बता दूं 1,50,000 करोड़ का जो कॉम्पेंसेशन है वो भी अटका हुआ है। ये पिछले 4 महीनों की बात है, मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई की। इस समय जितनी भी स्टेट्स थी उन्होंने यही बोला है काउंसिल को कि आप अलग अलग तरीके निकालिए, और जो तरीकों पे बात हुई उनमें से 2 अहम जो ऑप्शन हैं वो बाहर निकल के आए हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आरबीआई के द्वारा स्टेट को पैसा दिया जाए, एक फिक्स्ड रेट पे वो पैसा दिया जाए ताकि जो भरपाई है वो हो सके। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है उनको, वो ऑप्शन ये है कि स्टेट जो है बाहर से जो है मार्केट से पैसा उठा ले। लेकिन देखिए, मार्केट से पैसा उठाने में एक दिक्कत ये होती है कि जो यील्ड है, जो बॉन्ड यील्ड है, उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अभी काउंसिल की भी कोशिश यही है कि जो ऑप्शन उनको दिए जा रहे हैं उसी के अंदर से कुछ ना कुछ वो जो ऑप्शन है उसको उठा लें। इस समय सरकार, अगर स्टेट की बात की जाए, स्टेट के पास भी देखिए ऑप्शन बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये अमाउंट की जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर पूरे साल की बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो जीएसटी कलेक्शन होगा। उसमें से जो सेस है वो सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए बन रहा है। तो बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब ऑलमोस्ट 2.3 लाख करोड़ रुपए का जो है शॉर्टफॉल है। तो उनका स्टेट का यही कहना है कि आप एक डिटेल नोट दीजिए। वो डिटेल नोट काउंसिल अगले 1 से 2 दिन के अंदर सारी स्टेट्स को मुहैया कराएगी, और उसके बाद पूरे 7 वर्किंग डेज स्टेट्स लेंगी, और जो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं वो ऑप्शंस में से वो एक किसी ऑप्शन को चुनेंगी। क्योंकि इस समय स्टेट्स का ये कहना है, कई स्टेट्स ने बार बार ये कहा है कि उनके पास सैलरी देने के पैसे भी इस समय नहीं है। तो पैसों की जरूरत हर स्टेट को बहुत ज्यादा है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो शॉर्टफॉल हुआ है इसका सबसे बड़ा कारण है कोविड। वित्त मंत्री का ये कहना था कि जो एक्ट है, एक्ट में साफ लिखा है कि स्टेट्स को पैसे काउंसिल के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ये दिए जाएंगे उनको जुलाई 2022 तक। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड जो एक क्लॉज होता है, कोविड को ये लोग एक्ट ऑफ गॉड की तरीके से ले रहे हैं, और उनका यही मानना है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी। ऐश्वर्या, राज्य सरकारों के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज 5 घंटे की मीटिंग हुई। उस 5 घंटे की मीटिंग में वित्त मंत्री ने बाहर आके जब मीटिंग खत्म हुई तो साफ कहा कि किसी और विषय पे बात हुई नहीं, सिर्फ एक ही विषय पे बात हुई कि जो स्टेट का कॉम्पेंसेशन जो भी अटका हुआ है पिछले 4 महीनों से, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए है, और आगे का जो कॉम्पेंसेशन है उसमें इसकी भरपाई कैसे करेगी। इस समय उनके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि एक स्टेट जो है वो पैसे दे दे, बोरो कर ले, और जो कॉम्पेंसेशन है उससे ज्यादा बोरो कर ले है वो बाद में जो 6ठे 7वें साल जब सेस का कलेक्शन होगा उसमें से कटेगा। क्योंकि कई स्टेट का कहना है कि पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, कोविड भी इस समय चल रहा है तो पैसे की कमी है। तो एक ऑप्शन तो रहा कि आप ज्यादा बोरो करें, जो कॉम्पेंसेशन मिलता है उससे ज्यादा बोरो करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कम बोरो करें, और जो सेस आपको बाद में मिलेगा उसका फिर आप इस्तेमाल बाद में करें। तो इसके ऊपर एक डिटेल नोट जो है काउंसिल अगले 2 दिनों के अंदर सारी स्टेट से देगी, और वो 2 दिन के बाद जब उनको वो नोट मिल जाएगा उसके बाद 7 वर्किंग डेज स्टेट से मांगे हैं। 7 वर्किंग डेज में स्टेट ये चुनेंगी कि इन 2 में से कोई एक ऑप्शन चुनना है उनको, या किसी तीसरे ऑप्शन की तरफ वो जाना चाहिए। ये थी आज तक रेडियो की संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। भारत और नेपाल, इन दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, रोटी बेटी वाले संबंध रहे हैं। सैकड़ों सालों से नेपाल के लोग बिना किसी रोक टोक के भारत में आते रहे और भारत के लोग नेपाल जाते रहे। चारों तरफ से घिरा छोटा सा देश नेपाल अपनी कई ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर रहा। लेकिन नेपाल द्वारा उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र को अपने नए नक्शे में शामिल करने के बाद जो विवाद उपजा, उससे लोगों की राय बहुत प्रभावित हुई है।
आज तक रेडियो के संवाददाता आशुतोष ने नेपाल सीमा से सटे कपिलवस्तु जिले का दौरा किया। वही कपिलवस्तु जो प्राचीन समय में शाक्य वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ आशुतोष ने आम लोगों से बात की और भारत नेपाल रिश्तों में आई दरार का आम लोगों के जीवन पर क्या असर हुआ ये जाना। इसके बाद मैंने आशुतोष से बात की और उनसे पूछा कि जमीन पर दोनों देशों के लोग अब क्या सोचते हैं। इसमें दो मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण है। जो तनाव है वो भारत और नेपाल की सरकार के बीच में है। उन दोनों देशों की जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उसमें तनाव है। और जहां तक मैं नेपाल को समझता हूँ वो इसलिए भी कि मेरा घर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नेपाली भारत नेपाल सीमा के इलाके में पड़ता है। वो मेरा अपना इलाका है जिसे मैंने बहुत करीब से देखा है। और सीमा के उस पार भी हमारे परिवार का एक्सटेंडेड हिस्सा उस पार भी रहता है। और इसीलिए रोटी बेटी का रिश्ता क्या होता है वो बहुत नजदीक से देखने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इस तमाम विवादों के बावजूद उत्तर प्रदेश से जितनी सीमाएं लगती हैं नेपाल की, वहां कहीं भी लोगों के बीच में बिल्कुल तनाव नहीं है। हाँ, दूसरी परिस्थितियां मुश्किल बनी हैं जिसमें कोरोना का लॉकडाउन है, बॉर्डर बंद होने की वजह से। लेकिन नक्शा विवाद के बाद भी जो नेपाल में तराई में इलाके रहते हैं, जो मधेसी और पारंपरिक रूप से वो भारत के बेहद करीबी हैं, शायद इसी वजह से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। वहां विवाद का विषय जो दूसरा है, लेकिन लोगों के बीच कहीं कोई मतभेद है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए पारंपरिक तौर पर और भौगोलिक स्थिति में भी भारत से पहले और भारत से बड़ा कोई मित्र है नहीं। चीन और दूसरी देश की जो सीमाएं हैं वहां के साथ दुर्गम परिस्थितियां हैं और वो भौगोलिक चुनौती अलग है। भारत के साथ भौगोलिक रूप से भी एक मित्रता है और साथ ही सामंजस्य दोनों देश के जो नागरिक हैं उनके बीच बेहतरीन है। उस पार के नागरिक, इस पार खुला बॉर्डर है, किसी तरह के दस्तावेजों की आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। वो इस पार आते हैं, खरीदारी करते हैं, हम उस पार जाते हैं, खरीदारी करते हैं। कितनों के जो खेत हैं उन खेतों से सीमाएं गई हुई है, तो वो इस पार आते जाते रहते हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच जो मैंने लोगों से बात की, कपिलवस्तु में, गरहावा बॉर्डर के पास का इलाका हो, सनौली पे हो, लोगों के बीच कहीं कोई मनमुटाव, कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो दूसरी परिस्थितियों से परेशान है। उनके सामने दूसरी कई चुनौतियां हैं जो दोनों देश के अंदरूनी जो लोग रह रहे हैं वहां पर भी ये स्थिति मौजूद है। आशुतोष, आपने चुनौतियों की बात की तो मैं यही समझना चाहता हूं कि जो नेपाल के जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह की समस्याएं, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी जो परिस्थिति लोगों का, जब मैं नेपाल सीमा के भीतर गया तो वहां ये देखने को मिला कि सीमा पर आर्म्ड फोर्सेस जो नेपाल की ओर से वो ज्यादा तैनात कर दी गई है। इन आर्म्ड फोर्सेस में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नेपाल के मधेसियों की बजाय जो पहाड़ के इलाके हैं उनकी भर्तियां ज्यादा हैं और उन्हें तैनात कर दिया गया है। वो मधेसियों के साथ उस तरह का मधुर व्यवहार कहते हैं कि उनका कहना है कि देखिए इस तरह की हमें दिक्कतें हैं। हालांकि उसमें भी जो समस्या वो ये है कि कोरोना संक्रमण के चलते नेपाल ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं, भारत ने भी सीमाएं बंद रखी हैं, तो वहां से ना कोई इस पार आ सकता है ना यहाँ से कोई इस पार जा सकता है। मुझे नेपाल की सीमा के भीतर जाने का मौका मिला, कुछ दूरी तक मुझे जाने दिया गया, वहां मैंने लोगों से बात की। सबसे बड़ी मुश्किल है कि नेपाल में बहुत कुछ नहीं होता और उनकी पूरी तरह निर्भरता जो है वो भारत से है। पेट्रोल फ्यूल से लेकर के बहुत सारी जरूरत का सामान, लगभग सब कुछ भारत से ही जाता है। तो उन्हें अगर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो लुम्बिनी जिला है, आसपास का है, बेसरी है, भैरवा है, उन्हें दवाइयों से लेकर के अपने जरूरत का दूसरा साजो सामान लेने के लिए भारत में आना पड़ता था। अब बॉर्डर बंद होने की वजह से वो इस पार आ नहीं सकते। लेकिन भारत और नेपाल के बीच जो नो मैन्स लैंड है उसका विस्तार इतना है और वहां पर कोई खास पेट्रोलिंग दोनों देशों की जो अर्धसैनिक बल है वहां से होती नहीं है, क्योंकि ये अमूमन रिश्ता बड़ा मिठास का रहा है, कभी कोई शिकायत रही नहीं है। तो वो नो मैन्स लैंड पार करके दूर से, समझिए कि बॉर्डर पोस्ट अगर एक जगह पर है पॉइंट ए पर, तो पॉइंट बी और 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर खेतों के बीच से वहां से गुजर करके आते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख जो रास्ता है वो तो बॉर्डर ही होता है, क्योंकि वहां से आप अपनी गाड़ियां लेकर के जा सकते हैं। ओपन बॉर्डर होता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशान करने वाला नहीं होता है। तो फिलहाल रोजमर्रा की जिंदगी जो है सीमावर्ती इलाकों में, और जो कि वहाँ लाखों की आबादी है, उस पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। खाने पीने की दिक्कत से लेकर के जरूरत का सामान नेपाल तक नहीं पहुंच पा रहा है। भारत के जो लोग हैं उनकी रिश्तेदारी वहां पर है, परिवार का एक हिस्सा वहां पर रहता है, खेती बाड़ी पर है, तो यहाँ के लोग उस पार नहीं जा पा रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच जो नागरिक हैं उनको इस समय सबसे ज्यादा बॉर्डर बंद होने की वजह से है, जो कि कोरोना के चलते किया गया है। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता आशुतोष। भारत चीन के बीच 15-16 जून की हिंसक घटना के बाद से 2.5 महीने हो चुके हैं और इस बीच बढ़ा विवाद सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है।
खबरें हैं कि दोनों देश सीमा पर बॉम्बर्स मिसाइल तैनात कर रहे हैं। अब तो देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऐसा बयान आया है जिससे सीमा पर स्थिति की गंभीरता साफ जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद से सीमा पर ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी जो अभी है। 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिकों की मौत हुई और एलएसी के दोनों ओर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पहले ही कह चुके हैं कि बातचीत अगर फेल होती है तो भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनका बातचीत से हल नहीं निकल पा रहा? क्यों दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही? यही सवाल मैंने पूछा रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना से। देखिए, मुद्दा इस तरीके से है कि जो हमारे बॉर्डर की जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को दोनों ही देश अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं और जब हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं तो सहमति बनने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि इनको इन दोनों में मतभेद है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं, भारत का ये कहना है कि कश्मीर में जो महाराजा हरि सिंह ने अपना रियासत जब भागीरथ को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो उस समय अक्साई चीन पूरा उसमें शामिल था, उस रियासत में और उस मैप में शामिल था। तो उस कारण से पूरा का पूरा अक्साई चीन हमारा है। उसी मुताबिक जब ब्रिटिश टाइम में एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक जॉनसन एक सर्वेयर थे, सर जॉनसन। तो जॉनसन लाइन जो है उसके मुताबिक भी वो भी लाइन तकरीबन अक्साई चीन से मिलती है। तो उसके मुताबिक वो अक्साई चीन हमारा है, ये भारत का कहना है। बाकी अगर आप जम्मू और कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी इलाके में भारत का कहना है कि मैकमोहन लाइन में जो एक मैकमोहन थे राजनयिक, उन्होंने जब ये साइन किया था और वो ट्रीटी साइन हुई थी तिब्बत के साथ, तो वो जो है वो बॉर्डर को जाहिर करती है। चीन का कहना कुछ और है। चीन कहता है कि भाई जो आपने तिब्बत के साथ ट्रीटी साइन की है वो मैं नहीं मानता, मेरे साथ आपने कोई ट्रीटी साइन नहीं की, और क्योंकि आपने मेरे साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं की है इसलिए तो बॉर्डर तो है ही नहीं, तो बॉर्डर तो हमें बैठ के नेगोशिएट करना है। जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सवाल है, चीन का ये कहना है कि भाई 1959 में चौवन लाई ने एक मैप भेजा था जवाहरलाल नेहरू को, और वो कहता है कि भाई उस मैप के मुताबिक ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होनी चाहिए। इस मैप को जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना था और हमने 1960 में एक फॉरवर्ड पॉलिसी अख्तियार की थी, और फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत हम उसको उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानते हैं जब हमारी जो फॉरवर्ड पॉलिसी में थी। अब चीन ने 1962 में जब लड़ाई लड़ी तो उसको एक एम दिया था अपने टीएलए को कि भैया आप जितनी हिंदुस्तान की तकरीबन 72 पोस्ट हैं जो फॉरवर्ड पॉलिसी के दौरान उनके मुताबिक जो एलएसी है उसमें है, तो वो उसने ये कहा था कि इनको खाली कराया जाए, और उसमें 43 पोस्ट उनको ये लग रहा था कि खाली कराई जानी चाहिए। पूरी तो वो नहीं करा पाए, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जो ये लाइन बनाई जिसमें वो गलवान तक आ गए थे, तो उनका ये कहना है कि भाई एलएसी गलवान तक है और श्योक नदी तक हमारी एलएसी जाती है, इसलिए ये इलाका हमारा है। अब ये दोनों जो है अलग परसेप्शन है, और इन परसेप्शन में कहानी ये होती है कि जब हम बोलते हैं कि आप तिब्बत वाली ट्रीटी को मानिए, वो बोलता है मैं नहीं मानता, लेकिन जब उसको सूट करता है तब वो मानना शुरू कर देता है। जैसे डोकलाम में बात हो रही थी तो हमने बोला कि आप हमारा इंडिया का और चीन के जो ट्रीटी साइन हुई है डोकलाम में कि जी कोई भी स्टेटस को इंडिविजुअली चेंज नहीं करेगा, अकेले चेंज नहीं करेगा, 3 देशों का ये बाउंड्री है, तो आप क्यों आए, इसलिए हमने आपकी सड़क रोक दी। ये हमारा डोकलाम में स्टैंड था। तब वो कहने लगा नहीं जी 1890 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसके मुताबिक जो है ये जो ट्रायंगल है ये आपकी तरफ जाता है, वो सिलीगुड़ी के और नजदीक जाता है, इसलिए मैं 1890 की ट्रीटी मांगूंगा। यानी कि जब उसको सूट करेगा तब वो बोलेगा कि मैं हिस्टोरिकल तिब्बत के आजाद होने से पहले वाली ट्रीटी में मानूंगा, जब उसका तिब्बत का विलय किया उसने अपने चीन में, और जब उसको सूट नहीं करेगा तो नहीं मानेगा। तो ये इस किस्म का विरोधाभास चीन की भाषा में नजर आता है, और ये विरोधाभास ही ये कारण है जिसमें इसके ऊपर सहमति नहीं बनती है। शशि जी, विदेश मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है दोनों ओर, इतना कभी नहीं था। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या हालात इतने बुरे हैं कि युद्ध भी हो सकता है?
देखिए, अनप्रेसिडेंटेड शब्द का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी संख्या में वो अभी फौज लेके आया है, ये पहले नहीं लाया था। दोकलम में ऐसा नहीं हुआ, और इससे पहले जैसे लुंगरोला में भी जब उन्होंने थोड़ा अतिक्रमण किया था, उसके बाद में वापस भी चले गए थे कुछ साल बाद, उस टाइम में भी इतनी फौज का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो अभी फौज का जितनी फौज वो लेके आया है वो ज्यादा है, इसलिए अनप्रेसिडेंटेड तो है। दूसरी बात ये है कि लड़ाई के हालात की जहां तक बात है, अभी कुछ समय पहले आपने स्टेटमेंट सुनी होगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कि भाई हम हर किस्म के उसके लिए तैयार हैं। हालांकि कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, ना चीन चाहता है, ना हम चाहते हैं। बातचीत से अगर वो वापस चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बातचीत से नहीं जाते हैं तो हम हर किस्म की जो सिचुएशन है और उसमें हर किस्म की ऑप्शन के लिए हम लोग तैयार हैं, और उसमें मिलिट्री ऑप्शन भी एक ऑप्शन है। अब उसमें बात होता है, अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर, सामरिक विशेषज्ञ के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इन चीजों के ऊपर डिसीजन तो वो लोग लेंगे जो अभी कुर्सी पर हैं और जिनका हक है इसके ऊपर डिसीजन लेने का, और उसके ऊपर टिप्पणी करना हमारा काम नहीं, हमारे लिए तर्कसंगत नहीं है। लेकिन जो ओपन डोमेन में जो खबर है उसके देखते हुए हम विश्लेषण जरूर कर सकते हैं। अब विश्लेषण मेरा इस प्रकार है कि जब हम रेस्पॉन्स करते हैं तो ये हर किस्म पर रेस्पॉन्स होता है, कि वो डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स भी होगा, वो इकोनॉमिक रेस्पॉन्स भी होगा, वो जो पूरे वर्ल्ड ओपिनियन है उसके मुताबिक भी रेस्पॉन्स होगा, और उसके साथ साथ मिलिट्री रेस्पॉन्स में ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी जगह पे रेस्पॉन्स करें जहां पर आप स्टैंड ऑफ में हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों के ऊपर कोई भी फौज, जो भी फौज अटैक करेगी उसको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि रेस्पॉन्स उधरी हो, रेस्पॉन्स कई जगह हो सकता है। जहां पर एक कहावत है, चाणक्य ने भी कहा है कि जहां पर दुश्मन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो वहां पर आपको हमला नहीं करना चाहिए और नहीं आपको वहां पर रेस्पॉन्स देना चाहिए। आपको वहां वो जगह ढूंढनी चाहिए जहां दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो। अब अगर उस चीज को देखें तो ऑप्शंस कई जगह खुल जाती हैं जाके, तो ऑप्शन हिंद महासागर में भी खुल जाती हैं, क्योंकि वहां से उसका पूरा ट्रैफिक जाता है, पूरा तेल की सप्लाई जाती है, और वहां पर वो हजारों किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जाहिर है कि उसकी कमजोरी उतनी ज्यादा है बजाय उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो वहां पर जो इस समय बॉर्डर पर जितनी उसमें फोर्स मौजूद की हुई है। हालांकि फोर्स हमारी भी उतनी मौजूद है, लेकिन जब इस इलाके में, लद्दाख के इलाके में अगर आप ऑफेंसिव एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 या 9 गुना फौज इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसलिए ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद है कि अभी के जितने भी डिसीजन लेने वाले हैं वो सारे सामरिक विश्लेषण और समीकरण को पूरे हिसाब से कैलकुलेट करके उसी मुताबिक डिसीजन लेंगे। ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना। और चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। आज जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई। 5 घंटे के मंथन के बाद जीएसटी के मुआवजे पर 2 विकल्प दिए गए हैं। एक ये कि केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए। राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया है। कई वीवीआईपी इसकी चपेट में आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद जुगल किशोर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि सीएम कार्यालय में तैनात 9 अधिकारी कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। इनसे संपर्क में आए सभी स्टाफ का सैंपल लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में विचार जारी है कि SC, ST, OBC के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए कैटेगरी बनाई जाए। मामले पर विचार के लिए 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच गठित करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर दावे वाली एक याचिका खारिज कर दी है। सैनिटाइजर और अन्य स्वास्थ्य रक्षक सामान बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट में अपनी दलील साबित करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका में टिकटॉक पर बैन होने की बात चल रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि या तो कंपनी अपना अमेरिकी बिजनेस बेचे या फिर एप्लीकेशन बैन की जाएगी। केविन को 4 महीने पहले ही टिकटॉक का CEO बनाया गया था। इससे पहले वो डिज्नी में टॉप एग्जीक्यूटिव थे। आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज एनालिसिस दिन भर में आज इतना ही। इसकी साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने।
यदि आप हमें आज तक रेडियो के वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऑप्शंस और भी हैं। अगर आपके पास स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, कास्ट बॉक्स, ट्यून इन या जियो सावन है तो वहाँ पर भी हमें सुन सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह हम मिल जाएंगे। बस खोजने के लिए आपको सर्च बार में टाइप करना है आज तक रेडियो। और हाँ, यदि हम तक कोई बात पहुँचानी है तो radio@aajtak.com पर बेझिझक ईमेल भेज दीजिए। कितना भी लंबा लिखिए, विस्तार से बताइए आपको क्या अच्छा लगा, कौन सी बात जची नहीं। हम कहीं गलत हों तो वहीं बातों में कान भी उमेड़ दीजिए, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो नहीं देंगे तो हमारे और आपके बीच संवाद कैसे पूरा होगा। खैर, चलिए अगली मुलाकात अब कल होगी। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।